अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच, क्या जा पाए। थैंक यू आरजू जी। इट्स अ प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया। आपके शो पे आके मुझे हर बार बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और आज सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से भी पहले मैं आपसे एक नाराजगी बता रही हूँ। आपने मुझे जी। कितने दिन पहले कहा था कि आप अपने चैनल पे बुला रहे हैं, अभी तक नहीं बुलाया, तो इसलिए मैं हाँ, अभी नहीं, शिकायत कर रही हूँ। मैंने तो बुलाना था आपको। मुझे लगा आप बिजी होंगे। 26 जनवरी में आप फिर वो थी वहां पे, तो आप अगर फ्री होंगी तो मैं आपको 1-2 दिन में करते लाइव आएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ लाइव में ही लोग जुड़े। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। और आज हम बात करेंगे सीए की। आप क्या कहा जा रहा है कि एक वीक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उस पे जाने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, ऐसा नहीं कि हमें पाकिस्तानी ऑडियंस देखती ही नहीं है, हमें पाकिस्तानी ऑडियंस भी काफी देखती है, तो उनके लिए एक बार और बता दीजिए कि ये क्या है। और क्योंकि इसका बड़ा हंगामा रहा है पाकिस्तान में भी, आप जानते हैं इसको लेकर। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है। और इसको अमेंड किया था मोदी गवर्नमेंट ने, वो इसलिए कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कुछ हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और इस तरीके के लोग जो थे वो इंडिया में आ गए थे। पर क्वेश्चन ये था, चूंकि वो इलीगल आए थे, वैलिड पासपोर्ट के थ्रू नहीं आए थे। अब दो उसमें व्यवस्था है, कुछ लोग पासपोर्ट के थ्रू आए थे, वीजा एक्सपायर कर गया तो रुक गए, कुछ लोग इलीगली आ गए। तो ऐसे लोगों को, जो सिटीजनशिप एक्ट पुराना वाला था उसमें ये व्यवस्था थी कि इनको वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा या क्रिमिनल मुकदमे चलेंगे, इस तरीके का जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन की क्या सही एक्शन होगा वो किया जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट अगर आप देखेंगी तो वो बेसिकली 3 तरीके से सिटीजनशिप देता है इंडिया में। ठीक है ना? यानी कि कोई एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसके अलावा 3 तरीके हैं जो कि एक बंदा इंडिया में सिटीजनशिप पा सकता है। नंबर 1 है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो बाहर इंडिया के पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो है 26 जनवरी 1950 से पहले और 10 दिसंबर 1900 मतलब 1992 के बाद अगर उसके पिताजी इंडिया के सिटीजन रहे हों, उनकी माताजी रहे हों, इस तरीके से कोई अगर हो तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, प्रोवाइडेड वो इंडिया के बाहर उनका जन्म हुआ हो। ठीक है ना? दूसरा है सिटीजनशिप, तो ये हो गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वो बच्चा चूंकि किसी इंडियन पेरेंट्स का है, इंडियन पेरेंट को बिलोंग करता है, तो उसको उस पेरेंटहुड के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इसका ये मतलब होता है कि कोई अगर, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा है, वो इंडिया में आ गया एज एन इलीगल माइग्रेंट नहीं है वो, ठीक है ना, वो इंडिया में आ गया है मगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वो अपना एप्लीकेशन दे करके वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ठीक है ना? उसके लिए कैटेगरी है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बाहर रेजिडेंट है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का हो। इस तरीके से कई क्राइटेरिया दिए गए हैं, ये लोग भी सिटीजनशिप पा सकते हैं। दूसरा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है ना? वेयर एप्लीकेशन दे करके आप जो है वो, चूंकि आप यहाँ रहे हो कई साल से और अब आप चाहते हो कि हम यही रहें, तो आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है। उसके बाद है असम अकॉर्ड के लिए कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। तो ये 3 तरीका है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट एंड बाय जिसे कह लीजिए बर्थ। ये 3-4 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब इसमें जो मुद्दा आपको प्रॉब्लम का घर बना हुआ है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप एक्ट में, इसी सिटीजनशिप एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाए। उसकी डेफिनेशन में एक इलीगल माइग्रेंट था, क्योंकि ये जितने तरीके ऑफ सिटीजनशिप है, चाहे बाय बर्थ हो, बाय डिसेंट हो, या बाय रजिस्ट्रेशन हो, या बाय नेचुरलाइजेशन हो, इसमें आपको कंडीशन ये कि यू शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट कौन होता है? इलीगल माइग्रेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो आप गलत डॉक्यूमेंट के थ्रू पासपोर्ट में आए या बिना किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू पासपोर्ट में आ गए। दूसरा, यदि आप लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट के थ्रू भी पासपोर्ट इंडिया में आ भी गए तो आपने ओवर स्टे कर दिया, तब आप इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन में आ जाओगे। अच्छा, ये समझना पड़ेगा कि ये माइग्रेंट वर्ड जो है और इमिग्रेशन में थोड़ा सा अंतर होता है।
पॉइंट ये था कि जब 1950 से पहले, जब इंडिया 1947 से पहले जब इंडिया एक था और जब अचानक से पार्टीशन हुआ, तो कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए और कुछ लोग इधर उधर जाते रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1954 तक तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं था, डिवीजन भी नहीं था, लोगों को बल्कि इतना भरोसा नहीं था कि ऐसा इंडिया पाकिस्तान शेप ले लेगा जो आज के फॉर्म में। लोगों ने कहा ये ऐसे ही चलेगा, आना जाना रहेगा इस टाइप से। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नफरतें बढ़ती गई और लोग यहाँ पे स्टक हो गए, पाकिस्तान में स्टक हो गए, और वो इंडिया आना चाहते थे तो इंडिया वो आ नहीं पाते थे। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी, जब बांग्लादेश में आजादी मिल गई बांग्लादेश को, वहां पे हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हुआ तो हिंदू भी वहां से भाग के इंडिया में आना शुरू कर दिए। तो अब हुआ ये कि अब ये लोग चूंकि इलीगली आए थे, तो ये इलीगली आए थे, मतलब कि बिना डॉक्यूमेंट के, मान लीजिए बांग्लादेश से चले आए या पाकिस्तान से चले आए या अफगानिस्तान से चले आए, तो इनको सिटीजनशिप न दे करके ये क्रिमिनल एक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो सिटीजनशिप एक्ट में क्या किया गया कि इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया। क्योंकि अगर आप इलीगल माइग्रेंट प्रूफ हो जाता है तो फिर आपको सिटीजनशिप ना मिलके, बल्कि आपकी जगह जो भी पासपोर्ट एक्ट में या फॉरेनर्स एक्ट जो है उसके अंदर में आपके ऊपर जो कार्रवाई बनती वो की जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट मुस्लिम, ये यानी कि हिंदू, सिख, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, कोई भी अगर इन 3 देशों से, यानी कि वो बांग्लादेश से, वो इंडिया, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से वो आया हुआ है, तो 26 जनवरी या उन्होंने कुछ एक दिया है, 2014 तक का डेट दिया है, उस डेट के पहले तक आया है तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। तो जब वो इलीगल माइग्रेंट ही नहीं माना जाएगा तो फिर वो सिटीजनशिप के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा, जो भी उसमें जो आपको बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो भी तरीके में, क्योंकि अगर वो इलीगल माइग्रेंट हो जाता तो उसको सिटीजनशिप नहीं देता है। अच्छा, इसमें बवाल इस बात पे मचा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। सबसे पहली बात कि ये समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए दिल्ली में एक हिंदू और एक मुसलमान, दो पाकिस्तान से आए हुए हैं दोनों, और दोनों इलीगल इमिग्रेंट है, दोनों गलत डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं पाकिस्तान से इंडिया में। अब हिंदू जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, लेकिन जो मुसलमान है वो इलीगल माइग्रेंट होगा। तो कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए ये जो इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन है ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए लगता है। यदि कोई हिंदू, मान लीजिए वो सऊदी अरेबिया का सिटीजन है और इलीगली आ गया, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कोई हिंदू, मान लीजिए वो अमेरिका का सिटीजन है और वो यहाँ पे इलीगल रूप से आ गया है, तो भी उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ उन हिंदू, क्रिश्चियनों और बुद्धों और उसको पारसियों को मिलेगा जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं। तो इवन सारे हिंदू भी इसमें सिटीजनशिप नहीं लेंगे। तो इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं उठता। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं उठता क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि मान लीजिए जो मुसलमान आ गया है और वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन, कोई अहमदिया मान लीजिए भाग के पाकिस्तान से इंडिया में आ गया, वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, उसने अपने रिलीजियस परसिक्यूशन को के डर से इंडिया आना पसंद किया उसने। तो अब क्वेश्चन है कि इंडिया उसको सिटीजनशिप दे। आंसर ये है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, चूंकि वो परसिक्यूशन के ग्राउंड पे आ रहा है, तो जो लॉ उसके ऊपर लगेगा वो लॉ ऑफ सिटीजनशिप न लग के उसके ऊपर लॉ ऑफ रेफ्यूजी लगेगा। वो यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके अंदर में, वो चूंकि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन का ऐसे तो मेंबर नहीं है, लेकिन चूंकि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के रूप में रिफ्यूजी लॉ अप्लाई करेगा इंडिया के ऊपर, वो यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस बिल्कुल ले सकता है। और रिफ्यूजी स्टेटस लेने के बाद अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसको, चूंकि वो जब रिफ्यूजी हो जाएगा तो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेगा, जब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहेगा तो ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि या तो उसको रिपैट्रिएट कर दे अगर हालात नॉर्मल होते हैं, या तो उसको सिटीजनशिप दे दे। तो किसी भी तरीके का कोई भी इसमें मुसलमानों के साथ, खासकर ये 3 इलाके के मुसलमानों और इंडियन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ चूंकि ये तीनों कंट्री इस्लामिक है और यहाँ पे लॉज जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उनको ये कहा गया कि आप इंडिया आए और इंडिया में आप आते हैं तो आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा, आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस कट ऑफ डेट से पहले आए। बस यही है जी, और कुछ नहीं।
मगर खैर मान लीजिए कि लोग निकल आते हैं पाकिस्तान से और बाकी कंट्रीज से भी, वो कहते हैं हाँ जी भारत चले जाते हैं, क्या वहां पर आप समझते हैं कि उन अभी लोगों के लिए मतलब अभी आ जाएंगे, अभी आज की डेट में? जब भी आते हैं इन्हीं दिनों में, जब आप लोग कहेंगे बस ठीक है अब नहीं एक तब एक नहीं एक होगा, एक तब तो एक चाहे, एक वीक के बाद कह रहे हैं ना आप लोग, एक सॉरी कि नहीं एक नहीं वीक के इसको बाद ऐसे इम्प्लीमेंट समझिए, कर रहे ये हैं जी। उनके लिए है जो आ चुके हैं, अच्छा जो आने का प्लान बन रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्ध हो, उनके लिए नहीं अप्लाई करेगा ये अच्छा, जो उनके आ लिए, चुके हैं। जो आ चुके हैं ये उनके लिए अप्लाई करेगा जी। वो डेट है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप देखेंगी तो उसमें इलीगल माइग्रेंट का जो डेफिनेशन था वो चेंज कर दिया है उन्होंने, उसमें डेट डाल दी है, मेरे ख्याल से 2014 तक की कुछ डेट है। तो बस वही है, उसके पहले जो लोग आए होंगे वही माने जाएंगे। बाकी अभी कोई प्लान बन रहा है तो वो तो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब वो माने जाएंगे इलीगल माइग्रेंट जी। वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन चले जो पहले आ गए सर, वो भी तो लाखों में होगी ना तादाद, बहुत ज्यादा होगी जो पहले आए होंगे। आपके ख्याल जी से क्या इतने लोगों को जॉब देना, एजुकेशन देना, खाना देना, ये सारी चीजें जो हैं वो हो पाएंगी? क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी इंडिया में यकीनन ऐसे होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं होंगी, जो परेशान होंगे। तो एक अपने ऊपर एक मजीद बर्डन डालने वाली बात नहीं लगती आपको? देखो इतने ज्यादा लोग भी नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ये जॉब देना। और देखिए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित नहीं रखा पा रहे हैं, अब पाकिस्तान में जो हो रहा है कि लड़कियों को, हर 16 साल की लड़की को 40 साल के मुसलमान से प्यार हो रहा है, उसको हिदायत मिल जा रही है, सारे के सारी हिंदू लड़कियों को हिदायत मिल रही है और इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहती है तो वो इंडिया आ जाए। लेकिन अब चूंकि वो एक डेट से पहले तक अप्लाई करता, अब अगर वो इलीगली आ रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, उनको भी रिपैट्रिएट किया जाएगा। या अगर रिफ्यूजी लॉ में नॉन रिफुलमा का प्रिंसिपल है, नॉन रिफुलमा ये कहता है कि आप किसी भी इवन इलीगली इंटर किए हुए बंदे को जो आपकी टेरिटरी में आ गया है, यदि उस जगह जहां आप उसको भेज रहे हो उसकी जिंदगी का खतरा है तो आप उसको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन उनको सिटीजनशिप देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे दे, आप उनको एक कार्ड दे दें कि भाई ये रिफ्यूजी है, उनके रहने पीने खाने का इंतजाम कर दे। और भारत इतना सक्षम है कि ऐसे कोई अगर रिफ्यूजी आते हैं तो हम उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको अब खिला पिला सकते हैं। रिफ्यूजियों का हमेशा वेलकम है, लेकिन जब रिफ्यूजी की स्थिति ठीक हो जाएगी तो उसको अपने देश वापस जाना होगा। सिटीजनशिप नहीं मिलती, सिटीजनशिप के लिए कोई वो नहीं है अनलेस अनटिल कि वो फिर सिटीजनशिप एक्ट में जो दोबारा जो जो एक्ट जो प्रोविजन है उसके अंदर अप्लाई करे, और गवर्नमेंट अगर ठीक समझती है तो वो दे देगा। जो लोग ये कहते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट में मुसलमानों को नहीं मिलेगा, वो भी गलत है। कोई भी मुसलमान आए, वो सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे। जैसे आप देख ले उनको मिला है, अदनान शामी जी को सिटीजनशिप मिला, वो मुसलमान है बकायदा। तो वो ये कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट के रूप में जो आए, बस वहां पे ये है कि मुस्लिम अगर इलीगल माइग्रेंट में आ रहा है तो नहीं है। मान लीजिए जैसे आप आरजू जी, सिटीजनशिप एक्ट में आप सिटीजनशिप चाहती हैं, आपको मिल सकता है। आप अप्लाई कर दे सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, आपको मिल जाएगा जो भी उनकी सर प्रक्रिया मुझे तो क्यों मरवाएंगे मुझे, मैं इधर ही ठीक। नहीं मैं एक बात बता रहा था, जो लोग कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके लिए था ये बात। नहीं मगर सर एक अदनान सभी जी के आपने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, वो काफी उनके पास पैसा है, वो एक स्टेटस रखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। उनमें और एक आम सिटीजन में जिसको जॉब चाहिए, जिसको काम चाहिए, जो उनकी तरह पैसा नहीं रखता, उसमें तो फर्क होगा ना। वो तो उल्टा गवर्नमेंट पे और कंट्री के ऊपर बोझ बन जाता है वो आदमी, कि अगर कोई 4-5 बच्चे लेके पहुंच जाता है, अभी जैसे वो आपके यहाँ वो सीमा इधर गई है, तो वो एक एक बर्डन पड़ा ना कंट्री के ऊपर, आप माने या ना माने। एक खातून गई है, उनके साथ 4 बच्चे गए हैं, तो उनको खिलाना पिलाना ये सारा कुछ, तो सर उसमें और अदनान सभी को आप कहाँ मैच कर रहे हैं? उनके पास वो ठीक ठाक किस्म का पैसा है, उनका एक टैलेंट है जिससे वो कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ से तो बहुत से ऐसे लोग भी चले जाएंगे जिनको कुछ खाना कमाना नहीं आता, वो कहेंगे लाओ हमें खिलाओ, फिर क्या होगा? नहीं तो उनके लिए नहीं है ना, मैंने बता दिया। जो लोग 31 या दिसंबर पहुंच चुके होंगे, अभी कुछ पहुंचे भी होंगे, अब बहुत जो कम है डेट है उस संख्या, डेट से पहले। वो तो रिकॉर्डेड है, बहुत कम संख्या है। कुछ राजस्थान के बॉर्डर पे बेचारे हैं, मेरा कुछ गम लोग, ना करे सर, मैं तो आधी रोटी खाती हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा। नहीं बहुत कम। कहाँ से? टेंशन नहीं है। नहीं देखिए, आपके यहाँ मुसलमान तो बच्चे, अरे हिंदू तो बच्चे नहीं है ना। तो अफगानिस्तान से कुछ सिख आए हैं, कुछ इधर से आपके क्रिश्चियंस भी कुछ भाग के आए, कुछ ये हिंदूज आए हैं। बहुत गिनी चुनी संख्या, ज्यादा संख्या है नहीं उनकी। क्योंकि कहाँ वो सिंध से, वो राजस्थान के बॉर्डर से कितना आ जाएंगे, नहीं उतने आ पाएंगे। ठीक है ना, सबके पास उतनी जानकारी नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, बॉर्डर एकदम सील्ड है।
तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इतने लोगों को खिलाना है कि मान लीजिए अब जैसे 1971 वाला सिचुएशन हो जाए कि इन्फ्लक्स हो जाए कि भाई मतलब सीधा 10 15 20 लाख लोग आ जाए, वो भी इकट्ठा आ जाए, एक इलाके में आ जाए, तो वो नहीं हो सकता। और उस समय की इंडिया और आज की इंडिया में बहुत अंतर है। उस समय का इंडिया जो है वो चावल जो है इंपोर्ट करता था अमेरिका से, और गेहूं इंपोर्ट करता था रशिया से, ये लोग देते थे खाने को, तो इंडिया का पेट भरता था। ग्रीन रिवोल्यूशन भी तब तक नहीं आया था सर कायदे वो से। क्या चल रहा था, वो एक चीज और आपके यहाँ चली थी ना, मुझे वो भी कोई ठीक से समझ नहीं आई थी, कि वो लोग कह रहे थे कागज दिखाओ। एक अजीब हंगामा मचा हुआ था आपके टीवी चैनल पे, वो कागज दो दिखाओ। अलग अलग वो चीज है। क्या था, एक है, वो क्या था? देखिए ऐसा ये है सिटीजनशिप एक्ट, वो था हम्म। एनआरसी। देखिए हम्म। ऐसा होता है जैसे आप कुवैत में देखें, कुवैत में कुवैतियों से ज्यादा नॉन कुवैती रहते हैं, ठीक है हम्म। ना। तो कुवैत का सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को है, वहां पे सिटीजन से ज्यादा नॉन सिटीजन रहते हैं। तो पता तो हो कि कौन कुवैती है कौन नॉन कुवैती है, इसका रिकॉर्ड रखेंगे ना आप। तो अब इंडिया में जो आ गया वो अपने आप सिटीजनशिप तो नहीं हो पाएगी ना उसकी, तो एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की बात थी। ये बेसिकली असम अकॉर्ड के अंदर में इसकी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि असम के कल्चर को मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से भाग करके आए, जो आपका वो हुआ था, जो आप प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था जब बंगाली मुस्लिम्स का पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, तो वो लोग आ गए, उन्होंने असम के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। और जब वो असम के डेमोग्राफी को चेंज किया तो असम के लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो एक डिस्टिंक्ट असमीज कल्चर है उसको वो हो रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट से लड़ना, गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर दिया कि इनको हटाओ यहाँ से, उन लोगों को। और उसमें कई हिंदू भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट में किया, हिंदुओं के अगेंस्ट में भी किया, क्योंकि जो बंगाली हिंदू आ रहे हैं या जो बंगाली मुसलमान आ रहे हैं वो असम के जो खमिया कल्चर है उसको वो थ्रेटन कर रहे थे। तो फिर एक गवर्नमेंट ने उनके साथ एक डील की कि एक रजिस्टर बनाया जाएगा कि कौन असमिया है कौन असमिया नहीं है, और जो लोग नॉन असमीज है उनको कहीं रिलोकेट किया जाएगा, या अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तो उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, कि इंडिया में जैसे अब आप आ जाए घूमने, आप इंडिया में तो होंगी पर आप सिटीजन नहीं होंगी। कई लोग हैं जो इंडिया में फॉरेन से आके काम कर रहे हैं, वो इंडिया में तो हैं पर सिटीजन नहीं है। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सन एंड अ सिटीजन। सो वो ये एनआरसी उसको कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ रिकॉर्ड कि इंडिया में कौन कौन रहता है। आई थिंक दैट्स अ लेजिटिमेट एक्ट। ये कोई कह रहा है कि हमारे पास कागज नहीं है, ये नहीं है, कागज नहीं है तो बनवाओ। एक्सक्यूज ऑफ लॉ कोई इग्नोरेंस नहीं होता, और नहीं होगा तो बनाया जाएगा। बहुत से तरीके हैं, थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी, मगर मैं भी मानता हूं कि नेशनल ये साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग है भाई। ऐसे थोड़े इंडिया में कौन रह रहा है गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कौन रहता है, कहाँ रहता है, कौन किसकी क्या आइडेंटिटी है, कौन क्राइम कर रहा है, अरे कुछ सर पता ही इतने आपके यहाँ सीमा इधर पहुंच गई, गवर्नमेंट को क्या पता लगा, इतने टाइम से वो वहां पर है, किसी को कुछ खबर नहीं हो रही। कोई कह नहीं। रहा है पता तो पाकिस्तानी है, लगा ना कोई कह रहा सीमा है कि ऐसे। इंडियन है। मुझे तो उस केस के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि वो केस एक अजीब किस्म का केस है, कि वो पहुंच गई वहां से सारे बच्चे लेके, और उसके बाद गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक पता ही लगा रहे हैं कि कौन है। उधर से नहीं उसका तो वो हस्बैंड कह रहा है, जो पाकिस्तानी हस्बैंड है। एक तो पता नहीं मुझे, किसी रिलीजन में दो हस्बैंड नहीं होते लेकिन इनके हैं। तो वो जो पाकिस्तानी हस्बैंड है वो कह रहे थे मैं बच्चे वापस ले आऊंगा। वो अजीब ही किस्सा चल रहा नहीं, है। देखिए ऐसा है, वो मैं बताता हूँ, रिलीजन नहीं वहां पे। अब चूंकि ये देखिए एग्जीक्यूटिव के हाथ में है नहीं, उन्होंने उनको वो अरेस्ट हुई थी, बेल मिली हुई है, केस चल रहा है उनके हाँ। अगेंस्ट में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि ये तो इलीगल माइग्रेंट है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उन्होंने शादी कर ली है। अब आप समझ वही नहीं तो, उन्होंने। कैसे कर ली सर? एक हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी किसी रिलीजन में नहीं यस, होती औरत की। यस, बिल्कुल ठीक है, आपकी हालांकि बात। होनी चाहिए, मैं मुझे इस पे बड़ा इतराज ये है, होनी चाहिए। आपकी जब जब मुस्लिम्स में हो जाती है मर्दों की, तो औरतों की भी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं आपकी होती। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो तो क्लेम है ना। वो कह रही है हमने हाँ। डिवोर्स दे दिया है। ये क्लेम है, इसका तो निस्तारण होगा ना, जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू मैटर जाएगा ना। हाँ। जब तक हाँ। कोर्ट नहीं कहेगा तब तक नहीं होगा वो। तो ऐसे ही पॉइंट वो ये है, आई थी, वो जो उधर से आई थी, इंडिया से जो आई थी। वो तो बकायदा आ, वीजा पासपोर्ट लेके आई नहीं, थी। वो वीजा पासपोर्ट आई थी, लेकिन उन्होंने भी यहाँ की शादी कर ली थी, उनके भी हस्बैंड वहां मौजूद थे। ये हाँ तो ठीक है ना, ऐसी शादियों का देखिए, उन्होंने अपनी शादी को, चूंकि अब वो जो कर रही थी वो जीना हो जाता है इस्लामिक, उसमें तो उनको शादी करनी जरूरी थी, वो शादी रुकने के व्यवस्था से आई नहीं थी। उनका था कि भाई मुझे 1 1.5 साल जो है वो घूमना है, तफरी करना है, वापस आ जाना है। इनका वो क्लियर था, क्योंकि वो तो गई नहीं वापस। अंजू जी वो सॉरी अंजू जी है ना, वो यही है, और वो उनका मन था। हालांकि उनको दिक्कत ये वो है तो कि शादी की थी उन्होंने, तो वो तो बोल रहे थे शादी की है, उनकी पिक्चर्स आई थी शादी की। हाँ वो शादी की, बट वो लेजिटिमेसी ऑफ शादी अलग है और शादी करना अलग चीज है। जब तक कोई क्लेम ना करे तो आप शादी करके रहिए खुशी से, 6 शादी कर लीजिए, कौन कह रहा। जब प्रॉब्लम तब आएगी जब किसी ने मुकदमा कर दिया,
आप समझिए जैसे हमारे यहाँ पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, एक हिंदू आदमी एक साथ 2 बीवियां नहीं रख सकता। हाँ। बट मैं जानता हूँ, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, आद्या नाम था उनका, हम तो आद्या आंटी कहते थे, तो उनके ना बच्चे नहीं हुए आद्या आंटी के, करीबन 16-17 साल हो गए। तो ना वो जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने एक लोकल औरत से, लोकल जो गांव की महिला थी, उससे शादी की, और उनके उनसे 2-3 बच्चे हुए। वो दोनों बिना अपनी वाइफ को डिवोर्स दिए हुए उन्होंने किया, वाइफ की स्वेच्छा से किया। टेक्निकली वो तो जेल में जाना चाहिए, वो शादी वैलिड भी नहीं है, लेकिन चूंकि किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं उठाया, सब कुछ वैलिड है। जब क्वेश्चन कोई उठाएगा तब ना मैटर आएगा, तो शादी कर लीजिए। अब वो नसरुल्ला जी को शादी थी, ना तो अंजू के हस्बैंड ने कुछ कहा, ना अंजू जी ने कहा, तो दोनों एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, क्या दिक्कत है उसमें? समझ नहीं है। पॉइंट तो तब आता जब कोई केस कर देता, तब होता कि भाई ये सैलिडे की नहीं है। सो वही है, अब सीमा जी रह रही हैं, वो सीमा जी के ऊपर है। अब लीगल केस है, उसमें तो लॉ है। वो कह रही है कि हमने डिवोर्स ले लिया है, वो कह रहा है हमने डिवोर्स नहीं दिया है। तो वो अब इसका कैसे प्रूफ होगा? 2 क्लेम आ गए कॉन्फ्लिक्टिंग, तो इसीलिए कोर्ट होता है ना। जब लोग 2 अलग अलग बातें कह रहे हो तो कौन सच कह रहा है, ये कैसे पता करेंगी? मगर ये जरूर है कि इस तरह के केसेस को जल्दी हल होना चाहिए। तो वही सनी देओल साहब की मूवी की तरह हो गया ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के, वो इतने टाइम से वो सीमा हैदर जो है वो इंडिया में मौजूद है और उनके केस का कोई फैसला ही नहीं आ रहा। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या वो करना है। आने में भी 10 साल लगेगा, क्योंकि पहले वो पता नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, मतलब जो भी कोर्ट होगा अप्रोप्रिएट वहां जाएगा, फिर अपील होगी, रिवीजन होगा, फिर उसके बाद क्रॉस अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो एक दिन में नहीं होगा। वो उनका जो लीगल, अब जैसे नीरव मोदी है, नीरव मोदी यूके में एक्स्ट्राडिशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो परेशान है। 7 साल हो गए। 7 साल क्या हो गए? हर लेवल का केस जीता, अब वो अपील है, वो अपील है, अपील है। 9 साल से मोदी जी है, 9 साल से मोदी जी, नीरव मोदी और इनको लाना चाह रहे हैं, क्या नाम है, विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं यूके से। क्यों? क्योंकि वो एक केस आप जीतते हो एक लेवल पे, दूसरे पे अपील पे चला जाता है। ये तो कानूनी है, उसका राइट है। आप समझ रही हैं? तो ये हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर वो मान लिया हार भी गई, कन्विक्ट भी हो गई, तो अपील करेंगी, फिर अपील करेंगी। वो तब तक तो उनके जाने का समय हो जाएगा। तब सीमा जी को जाने या न जाने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रही है ना? बिल्कुल। बट एज अ सिटीजन, मैं एज अ कॉमन सिटीजन आई फील कि दिस इज वेरी रॉन्ग, और ऐसे नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। इसलिए कि इस तरह से तो कोई भी चला जाएगा और उसके बाद वो कहेगा जी केस करते रहो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ये तो देखिए, आप ऐसा है रास्ता कि दिखा रहे हैं, ये तो आप रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को। ये सब इंसानी समाज में होता रहेगा। ये हम लोग आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। कब किसके दिमाग में क्या खुराफात फिर आ जाए, आपको नहीं समझ में आएगा। आप समझ रही हैं? ये कहना बहुत अच्छा, गलत हो रहा जी, गलत हो रहा, उसको सही लग गया, अब क्या कीजिएगा? उसकी गर्दन तो नहीं काटेगा ना भाई। हमारा समाज तो नहीं सभ्य नहीं नहीं। समाज है, फ्री समाज है। हाँ। तो अब अंजू जी के 2 बच्चे थे, वो अपनी पति से नाराज थी, तो नाराज होकर के सीधा पाकिस्तान में वहां 1 साल रही, चली आई। अब इसके लिए क्या किया जाए? उनको जो समझ में आया ठीक वो की उसको। अब ये सही है गलत है, ये हमारे आपके उससे थोड़े होगा। उनको सही लगा, उन्होंने कर दिया। नहीं, मैं ठीक है ना? कानून तो के हिसाब से बात कर रही हूँ ना, कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन बाकी कानून, जाहिर है देखिए, कानून। कानून हर चीज को गलत सही नहीं कहता। कानून बहुत जगह छोड़ देता है, आप डिसाइड करो क्या करना है, ये आपका डिसीजन है। ठीक है ना? हर जगह सही। कानून काम नहीं कर सकता। कानून फ्रीडम ऑफ, यही फ्री सोसाइटी का यही ब्यूटी होता है कि वो एक स्पेस देता है कि करो जो करना है करो, यहाँ पे लॉ का कोई काम नहीं है। हालांकि जो उन्होंने किया वो, अब भाई उन्होंने क्या क्राइम किया बताइए? वो पाकिस्तान गई, वहां पाकिस्तान में शादी की, टेक्निकली कोई क्रिमिनल एक्ट तो किया नहीं इंडिया के हिसाब से, क्योंकि वो कह सकती हैं भाई कि मैंने तो धर्म चेंज कर लिया। समझ रही हैं आप? वो धर्म चेंज करके शादी की। हालांकि जो हमारे यहाँ तो लॉ ये भी है, डिवोर्स लेके गई थी, ये भी डिवोर्स लेके गई थी क्या? ये तो डिवोर्स लेके नहीं गई थी। और वैसे सीमा ये हैदर की कह तो रही है कि हमें हमें उसने तलाक 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 3 बार लिख के भेज दिया था फोन पे, और नहीं, अंदर हनफी सीमा हैदर का, वो अंजू का कह रही हूँ, अंजू का भी यही सीमा, सीन है ना। ये अंजू को कोई किसी ने रोका ही नहीं। अंजू से कह रहा शादी कर लो, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कई बार फैक्ट ही लॉ बन जाता है। जब अगर अंजू के पति कहते नहीं मुझे मेरी पत्नी वापस करो, तो कोर्ट में डिस्प्यूट होता हो, करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुसलमान बन गई, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खुश रहो वहां पे, तो केस खत्म हो गया, वो मुस्लिम बन गई, उनका उनको अपनी जिंदगी अब आगे ले जाए। दिक्कत तब आती जी। जब अंजू के हस्बैंड खड़े हो जाते हो, बोलते कोर्ट में हमें हमारी बीबी वापस लाओ, तब हाँ। दिक्कत होती। तो वो तो किया नहीं उन्होंने उसको आजादी दे दी। तो अंजू का समझिए एक लाइफ खत्म हुआ, दूसरा लाइफ शुरू हो गया, क्योंकि किसी ने कोई उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया ही नहीं, और ना कोई लेना चाहता है, तो वो फ्री थी उसको करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं सर, देखते हैं कि किधर इनके केसेस जाते हैं। लेकिन बहरहाल सीए के ऊपर भी नजर रहेगी, क्योंकि इस वीक में कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी जी जी, थैंक मिनिस्टर साहब का है स्टेटमेंट, मैंने देखा इसको कि विद इन 7 days वी विल इम्प्लीमेंट इट।
एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।